Hello, my dear students. I welcome you all to this amazing platform of myexams.ai. तो जोसा काउंसलिंग 2026 के बाद myexams.ai आपके लिए स्पेशली नीट स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है नीट काउंसलिंग 2026। तो बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने जिस तरीके से जोसा के लिए एंड टू एंड सपोर्ट दिया, हमको भी ऐसा ही सपोर्ट नीट के लिए चाहिए। तो उन्हीं स्पेशली बच्चों के लिए इस बार myexams.ai लेकर आया है नीट काउंसलिंग 2026, जिसमें आपके कॉलेज को लेकर, कोटा को लेकर या कैटेगरी को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होगा, वो सारा का सारा आज यहाँ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म क्लियर होगा। आपको कुछ भी क्वेरी लग रही है, आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, आप अपना कमेंट ड्रॉप बॉक्स में लीव कर सकते हो। तो आज हमारे साथ अवेलेबल हैं नीट काउंसलिंग के एक्सपर्ट फ्रॉम myexams.ai, जिनके साथ आज हम आपके ही दिए गए जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं वो डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी जितनी भी क्वेरी है अभी तक दिमाग में काउंसलिंग से पहले जो चल रही है वो सारी की सारी क्लियर हो जाए। So students, we are having an expert panel today. So without wasting the time, let's just start our questionnaire. तो सर फर्स्ट क्वेश्चन आता है AIQ वर्सेस स्टेट कोटा। हाँ मैम, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंट्स इसी पे कंफ्यूज रहते हैं। बट आई थिंक एमसीसी ने और स्टेट ने काफ़ी क्लियर इसके बारे में कर रखा है। क्या होगा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फर्स्ट राउंड एमसीसी होगा, एमसीसी राउंड 1 जैसे ही कंप्लीट होने वाला होगा, सभी स्टेट्स का राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा। देन आफ्टर जैसे स्टेट्स का राउंड 1 कंप्लीट होगा, एमसीसी का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। राउंड ये भी होगा कि 1-2 दिन का ओवरलैपिंग होता है, तो टाइम सेविंग मोड में वो चलते हैं, मिनिमम टाइम में काउंसलिंग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो लाइक दैट तीनों राउंड कंप्लीट होते हैं और फिर स्टेट राउंड पे जाते हैं। तो ऐसा आपस में एमसीसी और स्टेट का आपस में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है। कोई हम बोल सकते हैं कि पैरेलल चल रहे हैं। आई मीन टू से कि राउंड फर्स्ट एमसीसी जब कंप्लीट होने वाला होगा, स्टेट का राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। स्टेट का राउंड 1 जब कंप्लीट होने वाला होगा या हो गया होगा, तो राउंड 2 ऑफ एमसीसी स्टार्ट होगा, ऑल इंडिया राउंड स्टार्ट होगा। सो ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करने होता है कि हमारा राजस्थान का, हमारा स्टेट का रिजल्ट नहीं है, उससे पहले हम राउंड 2 कैसे कंप्लीट करेंगे, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना नहीं देते। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है टीम में और परफेक्टली काउंसलिंग चलती है, तो बच्चों को इससे घबराना नहीं चाहिए कि क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दोनों काउंसलिंग आई मीन AIQ और स्टेट जब साथ साथ चल रही होती है, तो स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं कि कहाँ जाऊं। तो इस प्रोसेस को हम स्मूथली कैसे मैनेज करें? इसमें जब हमें जो कॉलेज अलॉट हुए है, से कि आपको ऑल इंडिया काउंसिल से भी कॉलेज अलॉट होता है, स्टेट काउंसलिंग से भी हमें कॉलेज अलॉट हुआ है, यहाँ हमें कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन जो होता है वो उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं कि विच कॉलेज इज़ बेटर। तो इसके लिए एक नो डाउट जैसे स्टूडेंट्स को अपने जो भी फ्रेंड्स या फैमिली में डॉक्टर्स जो ऑलरेडी हैं उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, या समथिंग आपके जो भी टीचर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए, या लाइक दैट कुछ काउंसलिंग जैसा कि हमारा myexam.ai पे हमने काउंसलिंग सेशन देते हैं, जस्ट लाइक जोसा जो हमारा एक सक्सेसफुली बहुत शानदार हुआ था, उसी तरह से हम नीट का भी एक काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम जो पूरा AI सपोर्टेड रहेगा वो हम कर रहे हैं। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, डिटेल्स होती है हमारे पास, बच्चे की चॉइसेस होती है, हमारे पेरेंट्स से हम बात करते हैं, पेरेंट्स बताते हैं कि हाँ हम वो क्या चाहते हैं, स्टूडेंट क्या चाहता है, उसके बेसिस पे हम उनको एक कॉलेज का एक प्रेडिक्शन दे देते हैं, एक ड्रीम कॉलेज, ड्रीम जोन बना के उनको दे देते हैं। और ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हाँ, बट उसके लिए बच्चों स्टूडेंट्स को तैयार रहना चाहिए कि ऐसा होगा कि साइमल्टेनियस कुछ कॉलेज मिलेंगे हमें, तब मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हम एक डिसीजन ले पाएँ किसे छोड़ना है और किसे रखना है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम किसी भी मेडिकल कॉलेज को किस तरीके से जज करेंगे? जो मेडिकल कॉलेज, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर इंडिया जो MBBS डिग्री है सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वो इक्विवेलेंट है। ठीक है। से इट इज़ फ्रॉम मेघालय, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कर्नाटका, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS और इवन प्राइवेट कॉलेज MBBS डिग्री इज इक्विवेलेंट। डिसीजन जो होता है, एक्सपोजर जो है, स्टूडेंट को जो एक नॉलेज गेन करना है, नो डाउट थियोरेटिकली इज देयर, बट प्रैक्टिकल नॉलेज जो गेन होता है वो एक उनका
कॉलेज के ओपीडी से, क्या ओपीडी का है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, ये इन सबको ध्यान में रखते हुए मतलब ये मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है कि कौन सा, एंड दैट्स वाई हमारी क्लोजिंग रैंक डिफरेंट है। जोधपुर का क्लोजिंग रैंक कुछ अलग है, देन आपका उदयपुर का क्लोजिंग रैंक थोड़ा नीचे है। तो ये मैटर करते हैं सारी चीजें। अगेन एक कॉलेज का जो कितना पुराना कॉलेज है उस पर डिपेंड करता है। तो ये सब कुछ नो डाउट ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, इन्हीं पैरामीटर्स पे बेस्ड एक जजमेंट होता है, वो लेना होता है। तो अगेन स्टिल हमने हमारे जो सपोर्ट सिस्टम है, काउंसलिंग सिस्टम है, वो हमने पूरे पैरामीटर्स हमने लिए हैं। अच्छा, सर्टिफिकेट्स को लेकर भी स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मतलब वो पैनिक कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स की बात करें हम, तो इस काउंसलिंग में अगर हम देखें तो ये एक बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन उनको ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। तो ये किस तरीके से हम देखेंगे? बिल्कुल, ऐसे कई केसेज हैं जहां आपको काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई, जब आप डॉक्यूमेंट्स देने जा रहे हैं वहाँ कुछ सर्टिफिकेट्स आप पूरे नहीं कर पाए, आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है, कुछ केसेस है, लेकिन ये एक भी केस हो रहा है तो उसके कैरियर के लिए तो खत्म हो गई बात। तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? जैसे डोमिसाइल्स के रूल डिफरेंट है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो मतलब स्टेट्स के अकॉर्डिंग उनके अपने डोमिसाइल्स तो स्टूडेंट्स को गो थ्रू होना चाहिए, वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए। कुछ सर्टिफिकेट्स ऐसे होते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस लाइक, और दूसरे सर्टिफिकेट्स है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स है। ये जैसे कि 1 अप्रैल 2000, आप कोशिश ये करें सभी स्टूडेंट 1 अप्रैल 2026 को जो सर्टिफिकेट्स ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी या इस तरह की सर्टिफिकेट बना ले। अभी रिजल्ट आने में टाइम है। जो सेफ स्कोर की तरफ है, जिनका स्कोर 570 या ऊपर है, उन बच्चों को ये सारे सर्टिफिकेट बना के अपनी एक फाइल कंप्लीट कर लेनी चाहिए। हर एक का 3 से 4 कॉपी आपको फोटोकॉपी करवा के वो फाइल कंप्लीट करने, लास्ट मिनट हर्डल से बचना चाहिए बच्चों को। सर्टिफिकेट कंप्लीट करके रखें। हम जैसे जो हम हमारे अगले जो myexam.ai पे वीडियोस में हम आगे अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट देने वाले हैं, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की लिस्ट के अकॉर्डिंग बच्चा उसको एक अपनी फाइल कंप्लीट कर ले। क्योंकि क्या होता है इसमें, जब हम आपको कॉलेज अलॉट होता है, आपको वहाँ पे डिसलाइक जोसा में ऑनलाइन आपका सब चीजें सबमिशन हो जाता है। यहाँ फिजिकल सबमिशन होता है, आपको ट्रेवल करना होगा, लास्ट मिनट के हर्डल, रिजर्वेशंस, आना जाना, ये सारा होता है। तो आप पहले से अपना ये सारा प्रिपरेशन तैयार करें। कॉलेज तो मिलना ही है, 570 प्लस है, कॉलेज तो मिलना ही है, तो गेट रेडी, सब कुछ तैयार करके रखे अपने पास। मतलब जो सर्टिफिकेट्स हैं वो हर साल एक नए पैटर्न पे उनको बना के रखना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल 2026 है, हाँ, तो वो इस करंट ईयर में अपना बना के रख लो, नेक्स्ट कमिंग ईयर या राइट। जैसे बेंगोल है, बेंगोल का ईडब्ल्यूएस एक परफॉर्मा उन्होंने अपनी साइट पे दिया हुआ है, आप वो बना लें। या तो ये हर एक की साइट को, या फिर हम हमारे उस पर अपडेट हम करते रहेंगे सर्टिफिकेट के बारे में, तो वो तैयार करके रखें। लास्ट मिनट के लिए इंतजार नहीं करें, रिजल्ट का इंतजार नहीं करें। आप सेफ स्कोर पे हैं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आप तैयारी कर लें ये पूरा। नेक्स्ट है जो बहुत बड़ा एक तरीके से हम बोल सकते हैं मिसगाइडेंस भी है और फ्रॉड भी होता है बच्चों के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे हर साल जो बच्चे होते हैं उनको जो एजेंट्स हैं वो मैनेजमेंट कोटा या फिर हम बोले कि बैकडोर एंट्री का जो है वो लालच देते हैं। तो इन फ्रॉड्स और स्कैम से पेरेंट्स को हम क्या एडवाइस दे सकते हैं? एकदम सिंपल है, पहले ये समझ लेना चाहिए आपको MBBS सीट थ्रू प्रोसेस ही मिलेगी। कोई मैनेजमेंट का बैकडोर एंट्री वाला कोई सिस्टम नहीं है। कोई अगर ऐसा बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, ये आपको एकदम क्लियर कर लेना चाहिए। पूरा काउंसलिंग प्रोसेस हमारे सामने है क्लियर, एक एक सीट की। जैसे लास्ट ईयर 1,23,000 समथिंग बच्चों का एडमिशन हुआ है। MCC पूरा वो डेटा देती है, रैंक 1 को कहाँ क्या मिला, रैंक 2 को किस राउंड में क्या मिला, रैंक 1 लेख पे जो स्टूडेंट था उसको कौन सा कॉलेज राउंड 1 में मिला, कौन सा राउंड 2 में उसने अपग्रेड किया, राउंड 3 या स्टे राउंड, सारा डिटेल वहाँ होता है। तो आई थिंक देयर इज नो चांस कि कोई बैकडोर एंट्री हो रही होगी। विदाउट MCC प्रोसेस के कोई एंट्री का चांस नहीं है। पेरेंट्स को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपका पैसा भी जाता है, मनी लॉसेस तो है ही है, साथ में आपको मेंटल टेंशन आप क्रिएट होगी, कैरियर, बच्चे का कैरियर स्टेक पे आ सकता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये स्पेशली उन केसेस में होता है जहां पर बच्चों के जो स्कोर्स हैं
वो कम आए हैं, यह बॉर्डर पे है, हाँ ये बॉर्डर पे है, लेकिन उनका ड्रीम है कि नहीं मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज या इस पर्टिकुलर जगह पर ही जाना है। तो बेसिकली यहाँ पर ही जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा इमोशनली सोचते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे गो विद द एजेंट्स कि नहीं हम करा देंगे, तो कहीं से उनको वो एक रे ऑफ होप मिलती है, शायद उसलिए भी वो। बट रादर देन इमोशनल आपको प्रैक्टिकल होना होगा, पेरेंट्स को भी प्रैक्टिकल होना होगा, और एवरीथिंग अवेलेबल है। आपकी सीट्स कौन सा मिल पाएगा आपको, ये आपके सामने है। आपको बस, आप अगर का रैंक नीचे हैं और आप एम्स सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, आपको इमोशनल नहीं होना है। जो हमारे पास अवेलेबल है उस पे हम बात करें। MBBS थ्रू आउट इंडिया, MBBS एक इक्विवेलेंट सीट है, एक बहुत लॉन्ग जर्नी, आप समझिए बात को। इट्स नॉट अबाउट MBBS, उसके बाद PG करना, देन सुपर स्पेशलिटी करना है, बहुत हार्ड वर्क करना है। दैट्स वाई डॉक्टर्स को इक्विवेलेंट टू गॉड एक पोजीशन दी जाती है। तो हम शुरुआत ऐसा नहीं करें, हमारी स्टार्टिंग जो है वो एक परफेक्ट स्टार्टिंग होनी चाहिए। दैट्स फॉर दैट कि ये सब कुछ बेटर रहे। जी, अब लाइक इफ वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटी अमाउंट, तो यहाँ पर सिक्योरिटी मनी कहीं किसी कॉलेज में 10,000 भी होती है और किसी कॉलेज में अराउंड 2 लाख तक भी पहुँचती है। तो ये किस तरीके से फॉरफिट हो जाती है? नॉट आउट फॉरफिट का प्रोसीजर तो मैं बताता ही हूँ, लेकिन उससे पहले आपका जो लास्ट क्वेश्चन इससे कनेक्टेड है, क्वेश्चन जो था आपके पास कि फ्रॉड जो है, एक्चुअली MCC ऐसा क्यों कर रही है? बहुत सारे ऐसा कर देते थे कि जो एजेंट लोग हैं वो एक डमी स्टूडेंट कि हाँ तुम अपना एक सीट सिक्योर कर लो, फिर बाद में एडमिशन नहीं लेना, और वो जो खाली सीट है वो सीधी मैनेजमेंट के पास चली जाती थी। ऑफकोर्स जो प्राइवेट कॉलेज है मैनेजमेंट की फी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ एक समथिंग UPI से कि वो एक जो करप्शन वाला जो एंगल था वो वहाँ दिखता था। MCC ने उसमें स्ट्रिक्टली रोक दिया है थ्रू आउट दिस। दैट्स वाई जो फॉरफिट जो है वो फॉरफिट का रूल ये है कि फर्स्ट राउंड जो है वो फ्री एग्जिट होता है। फ्री एग्जिट दैट मीन्स आपको कोई कॉलेज मिला लेकिन आपने नहीं लिया, छोड़ दिया, तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट जो है जो 10,000 है, 1,000 रजिस्टर और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000 है वो आपका पास रहेगा। लेकिन राउंड 2 में आपको कॉलेज मिला, आपने वहां रिपोर्ट नहीं किया, तो वो आपका कॉलेज तो गया ही, साथ ही साथ आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी फॉरफिट हो जाएगा। लेकिन आप थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन आपको वापस री रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो जो हमारा सिक्योरिटी अमाउंट और रजिस्ट्रेशन फीस वापस देना होगा। लेकिन अगर आप थर्ड राउंड पे आके आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने नहीं लिया, वहां रिपोर्ट नहीं किया, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट तो फॉरफिट होगा ही होगा, साथ ही आप MCC काउंसलिंग प्रोसेस से भी बाहर हो जाएंगे। अच्छा, जो 10,000 और 2 लाख वाली बात है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो 10,000 है। आपका जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा ये वापस रिफंडेड है। रजिस्ट्रेशन फी रिफंडेड नहीं है, बट डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेज के लिए वेरी करती है। जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो 2 लाख रुपीज है। फॉरफिट, आपने कोई काउंसलिंग रूल नहीं तोड़ा है तो ये फॉरफिट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने कोई काउंसलिंग रूल तोड़ दिया है तो ये अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के केसेस में ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, राइट। तो एकदम केयरफुल होना होता है कि हमने जैसे हमारी जो चॉइस फिलिंग है उसमें हमें जो कॉलेज नहीं चाहिए था, लेकिन हमने एक डीम्ड करके हमने फिल कर दिया, वो हमको मिल गया, अब हमें उसको छोड़ना है तो छोड़ नहीं पा रहे हैं, या हमें वापस री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, या मतलब हमारे ऑप्शंस खत्म हो गए। तो जो अमाउंट जो है 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट एक्चुअली। तो दैट्स व्हाई चॉइस फिलिंग जो करनी है वो प्रॉपरली करनी है। जैसे आपको प्राइवेट कॉलेजेस की, जो दूसरे स्टेट की प्राइवेट कॉलेजेस की भी काउंसलिंग करनी है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा पैसा जो है, बहुत बड़ा अमाउंट जो है पेरेंट्स का रह जाता है। जैसे डीम्ड के लिए भी काउंसलिंग कर रहे हैं, प्लस में किसी अदर स्टेट की प्राइवेट कॉलेज के लिए भी, तो वहाँ पे भी 2 लाख से या 1 लाख का। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। अच्छा जी, कि जो चॉइस फिलिंग है वो क्या हमें बार बार करनी होती है या किस तरीके का मतलब प्रोसीजर होता है? जी, ये होता है कि अनलाइक जोसा में आपने एक बार चॉइस फिलिंग कर दी एंड देन लास्ट राउंड तक वही चलती है, लॉक्ड हो जाती है। बट MCC में ऐसा नहीं है। राउंड 1 आपने किया, आपको सीट अलॉट हो गया, देन राउंड 2 में आपको वापस री चॉइस फिलिंग करनी है। तो यहाँ एक बेनिफिट ये मिलता है कि जो कॉलेजेस बाय मिस्टेक आपने राउंड 1 में भरने से रह गए थे, या आपने फिल नहीं किया, या कुछ भी कारण हो सकता है, वो आप सेकंड राउंड में आके वापस रिफिल कर सकते हो। यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे हम जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जैसे फर्स्ट राउंड में करते हैं, बाई चांस किसी डेडलाइन निकल गया, कोई फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया, तो वो
सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, इवन सेकंड राउंड में भी नहीं करवा पाया तो थर्ड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको राउंड वाइज चांस मिलेगा कि किसी ने मान लो फर्स्ट राउंड में कोई नहीं करवा पाया तो सेकंड राउंड में आके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो ये जो फीस रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो क्या फिर इनको हर बार पे करनी होगी? नहीं, राउंड एक ही बार रजिस्ट्रेशन के टाइम फी 1000 एंड 10,000 फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, वो एक ही बार पे करना होता है। चॉइस फिलिंग हम बार बार कर रहे होंगे। अच्छा। हाँ, जैसे मैंने बताया जब आपकी फॉरफिट होगी सेकंड राउंड के बाद, देन थर्ड राउंड में आपको अगेन ये वापस फी पे करनी होगी अगर आपका फॉरफिट हो गया तो। ठीक है, आई होप बच्चों के जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हो, जिससे जो जैसे ही काउंसलिंग आए तो ये कंफ्यूज्ड और पैनिक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, क्या प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी SC, ST, OBCs का रिजर्वेशन कोटा मिलता है? डीम्ड में मैम ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस जो स्टेट वाइज हैं वहाँ पे वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि महाराष्ट्र में था ST के लिए गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज में वेरी करता है। तो ये आपको स्टेट वाइज हर एक स्टेट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको दिखाएंगे, जो पर्टिकुलर स्टेट का होगा उसके अकॉर्डिंग। जो हमारा काउंसलिंग जब हम काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हम हर एक बच्चों को उसके बारे में गाइड करेंगे, स्टेट वाइज स्टेट की पॉलिसी पे डिपेंड करेंगे। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि हम एंड टू एंड सपोर्ट बच्चों को प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, जिससे कि वो पैनिक ना हो। पैनिक नहीं है, बिल्कुल पैनिक क्योंकि अनलाइक जोसा थोड़ा सा MCC का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा बट कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हर बार हमें जस्ट पैरेलल दो होता ना कई बार कि एक से ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं तो भी थोड़ा दिक्कत है। हमें एक ही कॉलेज मिल रहा है तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दो कॉलेज मिल गए तो हम कंफ्यूज हैं। तब हमें एक एक्सपर्ट की या किसी हमारे गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, व्हाट वी शुड डू। तो यहाँ मैं ऐसा कहूंगा कि एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी मिल रही वो भी एक अच्छी बात है, बट एक राइट डायरेक्शन में गाइडेंस मिल जाएगा तो वो एक परफेक्ट डिसीजन हो जाएगा। स्टूडेंट्स हो गए या पेरेंट्स हो गए, प्राइवेट कॉलेज जहाँ ही दिमाग में आया उनके सीधे क्लिक करता है भाई 1 करोड़ फीस। तो इससे अगर 1 करोड़ फीस भी है तो उसका एक्सपोजर कितना है? देखिए यहाँ जैसे कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको बोला जाता है एक्सीलेंट, ऐसा कुछ बोला जाता है। और बट हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस फीस ज़्यादा है, 1 CR के आसपास। बस आपको पहले अगर प्राइवेट कॉलेज जाना है तो आपको बजट का प्लान करना होगा, राइट। कुछ कॉलेजेस जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, केरला हो गया, वहाँ 50 लाख 60 लाख तक में हो जाता है, ठीक है। तो आपको बजट प्लान करना होगा। जैसे छत्तीसगढ़ की प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वहाँ स्टार्टिंग में हमें 2 साल का फी जमा कराना पड़ता है। अच्छा। तो एक बजट प्लानिंग लेके करना पड़ेगा कि हाँ अगर आपका इतना बजट है तो प्रॉपर प्लानिंग पेरेंट्स को इस बारे में करनी चाहिए फाइनेंशियली। जैसे हम लगा ड्यूरिंग काउंसलिंग ऐसा होगा कि हम 2 स्टेट के प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको जो सिक्योरिटी मनी दोनों स्टेट के लिए देना होगा तो वो उसको भी एक अरेंजमेंट करके रखना होगा। 2 लाख जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का 2 लाख है और आप साइमल्टेनियसली किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए भी काउंसलिंग कर रहे हैं तो नियर अबाउट 4 लाख के आसपास ही आपको एक, अगर कम से कम एक ही स्टेट का कर रहे हैं, एक ही प्राइवेट स्टेट का कर रहे हैं तो ये एक अरेंजमेंट आपको पहले से प्लान कर, ये मनी का जो अरेंजमेंट है ये प्लान करके रखना होगा। डेफिनेटली अगर प्राइवेट में जाना है तो पेरेंट्स को ये थोड़ा सा प्लान रखना ही है और वेल प्लान्ड तरीके से करना चाहिए। हाँ सर, जैसे मान लीजिए राउंड 2 में AIQ से कॉलेज मिल गया और उसी टाइम स्टेट कोटा राउंड 2 में भी कॉलेज मिल गया, तो अब ऐसे में बच्चा तो हो गया कंफ्यूज। नाउ अब उसको क्या करना चाहिए? पैनिक नहीं होना है, पहली चीज तो सिंपल। मुझे 2 कॉलेज मेरे पास, हाँ, गुड थिंग इज कि मेरे पास 2 कॉलेज हैं। हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों को कॉलेज नहीं मिल रहा है, मुझे 2 कॉलेज मिल रहे हैं। नाउ सिंपली कंपेयर करें, जैसा मैंने पहले बताया कि फैमिली फ्रेंड्स, डॉक्टर्स या कुछ काउंसलिंग गाइडेंस, उनसे गाइडेंस लें आप। आपके जितने क्वेश्चन हैं उतने पूछें आप। यहाँ एक लोकेशन एक मैटर कर जाता है कि जैसे कि से कि मुझे 2 कॉलेज हैं, एक केरला में है, कटक का कोई SCB मान लेते कॉलेज, RUHS जयपुर का कॉलेज मिल रहा है। अब लेकिन वो बिलोंग कर रहा है राजस्थान से, तो वो RUHS प्रीफर कर लेगा। वेरी सिंपल। जो उड़ीसा साइड से है या साउथ साइड से है वो कटक प्रीफर कर लेगा, बिकॉज दोनों कॉलेज इक्विवेलेंट है। SCB और RUHS का जो क्लोजिंग रैंक है अप्रोक्सीमेट आसपास ही होता है, राइट।
नेक्स्ट थिंग, अब जैसे कि ये बात करके मुझे किसी को बच्चों को एम्स गोरखपुर मिला है और एक केजीएम मिला है, तो यहाँ क्या होता है कि अभी राइट नाउ जो बात करें हम अभी तो उसको हम प्रीफर करेंगे, क्योंकि एम्स गोरखपुर इतना अभी नया है कॉलेज, हाँ। और चल रहा है। लेकिन साइमल्टेनियसली आप बात करो एम्स जोधपुर और एसएमएस जयपुर की बात करें, तो एम्स जोधपुर नया है, फिर भी वो एसएमएस से पहले फिल हो रहा है। ओके, राइट। तो यहाँ क्या होता है कि कॉलेज के कंपैरिजन पे बात होती है, कॉलेज की कंपैरिजन, और प्लस यू कैन से कि शायद एक बच्चे का भी हो। हाँ, अगेन आई एम सेइंग कि हमें प्रैक्टिकल डिसीजन होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। आजकल जो जेन जी है, मोस्टली बच्चे जो कोशिश करते हैं हमें टियर 2 टियर 3 सिटी में जाना है, सिटीज भी प्रेफरेंस में रखते हैं। अब जैसे लोकमान्य अपना साइन का कॉलेज मिल रहा है, और साइन में हमें कुछ राजस्थान का कोई कॉलेज मिल रहा है, बीकानेर मिल रहा है। अब बच्चे की प्रेफरेंस है कि मुझे बाहर जाना है, मुंबई ड्रीम सिटी मुंबई है मेरा, और पेरेंट्स की प्रेफरेंस होगी कि क्या करेगा, पास में है बीकानेर, यहाँ रह ले। तो यहाँ वापस वही एक केओस हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि एक मुंबई में ठीक है, हमको हॉस्टल जो है गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्टल वहाँ मिल गया। अगर आपको मुंबई में हॉस्टल से बाहर अगर कुछ अकोमोडेशन देखना पड़ रहा है तो इट विल बी एक्सपेंसिव कि बीकानेर। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ये। तो इन पे जो डिस्कशन है, आपको कॉलेज अलॉट हुआ, उसके बाद आपको किसी न किसी अपने जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर्स हैं या काउंसलिंग एक्सपर्ट से बात करके ये सारे कंफ्यूजन क्लियर करके जो आपको मिसगाइड नहीं करे, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट उन्हीं से बात करनी चाहिए जिनको इस बारे में एक्सपीरियंस है, जो इसके बारे में जानते हैं, ताकि आपको मिसगाइडेड नहीं हो और एक अच्छा कॉलेज आपको मिल पाए। राउंड 1 में सीट मिली, लेकिन उसको रिटेन करते हुए राउंड 2 में अपग्रेड के लिए डालना जो है वो कैसा डिसीजन रहेगा? राउंड 2 के लिए आपको अपग्रेड करना चाहिए, डेफिनेटली लास्ट राउंड तक अपग्रेड करना चाहिए। या राउंड 1 में जो आपने सोचा है वो कॉलेज आपको मिल गया है कि नहीं मुझे बस यही कॉलेज चाहिए था, ये मेरा लास्ट चॉइस था, इसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं है, तो राउंड 1 के बाद क्लियर। बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस में राउंड 1 के बाद कोर्स स्टार्ट हो जाते हैं, स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपने सोचा हुआ कि हमारा राउंड 1 में जो मैंने सोचा था वो कॉलेज मेरे को मिल गया है, तो अपग्रेड नहीं करना चाहिए। बट जैसे जिनका रैंक बॉर्डर पे होता है या जस्ट कट ऑफ के थोड़ा सा ऊपर है और वो चाहेंगे कि मुझे थोड़ा अपग्रेड करते रहे, तो लास्ट राउंड तक करते रहना चाहिए। अपग्रेड का प्रोसीजर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिजिकली जाना है, फीस सबमिट करना है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना है, और वहाँ पे विलिंगनेस दिखानी है कि हमें अपग्रेड करना है। ये आपको हमेशा करना है। और लास्ट राउंड तक, राउंड 3 तक, अगर जब तक आपको अपना ड्रीम कॉलेज या चॉइस कॉलेज नहीं मिले तब तक करते रहना चाहिए। इफ यू आर on that particular score, right. If you are in that particular score, of course. ये रूरल सर्विस बॉन्ड क्या होता है? ये एक्चुअली स्टेट वाइज डिफरेंट है, लेकिन यहाँ एक बॉन्ड भरवाया जाता है कि आपको वहाँ सर्विस करनी है। जब आपका MBBS कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ सर्विस करनी होती है। कहीं 2 साल का होता है, कहीं 3 साल का होता है। एक अमाउंट होता है जो आपको, अगर आपको बॉन्ड पे करना होता है, अगर आप वो बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ये थोड़ा सा सभी के लिए है। और बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी यू हैव टू डू दैट, देयर इज नो चॉइस, नो ऑप्शन कि नहीं करना, ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, अब कुछ बच्चे स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट जैसे BHU, AMU, जिपमर या VMMC दिल्ली के पीछे ही क्यों भागते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी है कॉलेज का, OPD अच्छा है, उन मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं, उनका रैंक अच्छा है डेफिनेटली। और आगे पीजीज के लिए भी इनको, जैसा मैंने बताया कि पीजी के लिए 50-50 का वो रहता है, AIQ 50 और क्राइटेरिया रहता है। तो और डेफिनेटली एक्सपोजर बहुत अच्छा है यहाँ का, तो दैट्स वाई एम्स, कुछ एम्स और कुछ ये इनको प्रीफर करते हैं बच्चे। और होना चाहिए जिनका रैंक अच्छा है उनको, दे शुड गो फॉर इट। बिल्कुल। अच्छा, इसी में एक AFMC भी है, उसका क्या प्रोसीजर होता है? AFMC प्रॉपर्ली मिलिट्री के आर्म फोर्सेस के लिए है। यहाँ इसमें क्या होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप जब काउंसलिंग प्रोसेस करोगे फर्स्ट MCC में, MCC के थ्रू ही होगा, वहाँ आपको एक चॉइस पूछी जाएगी कि आर यू इंटरेस्टेड फॉर AFMC और नॉट। अगर आपने यस लिख दिया है तो वहाँ जितने भी लोगों ने यस लिखा, अप्रोक्स 2000 स्टूडेंट्स, जिसमें कुछ गर्ल्स 400-500 के आसपास गर्ल्स होती है और 1516 बॉयज को वो सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। टॉप 2000 स्टूडेंट के लिए वो फिर AFMC वहाँ वापस प्रोसेस होता है, वहाँ इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है, फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें होती है। उस प्रोसेस के बाद वहाँ पे
टोटल आई थिंक अप्रोक्स 150 सीट्स हैं वहाँ पे, उसके लिए एडमिशन होता है। और बाकी के स्टूडेंट्स जो हो वो वापस अपनी प्रॉपर एमसीसी काउंसलिंग के प्रोसेस में जो लोगों का नहीं हो पाता वो process वापस से अपनी काउंसलिंग को कंटिन्यू कर लेते हैं। वहाँ आपने सीट ले लिया है, जिसने बच्चे ने सीट ले ली है तो आपकी बाहर हो गया। और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों को। एएफएमसी अपना राउंड 1 एमसीसी राउंड 1 कंप्लीट होते होते अपना एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेती है। मतलब ये अराउंड सारी काउंसलिंग खत्म होते होते अपना ये सेशन स्टार्ट कर देती है एएफएमसी। हाँ बिल्कुल, मतलब सारी काउंसलिंग उससे पहले स्टार्ट कर लेती है। लास्ट ईयर या लास्ट ईयर जब काउंसलिंग एमसीसी का काउंसलिंग डिले हो रहा था, उससे पहले उनके एडमिशंस हो गए थे एएफएमसी में। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था कि एएफएमसी का इंतजार करना पड़ेगा या नहीं। हाँ, एएफएमसी में वो 7 इयर्स का सर्विस बॉन्ड भरवाते हैं, वहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। आर्म्ड फोर्सेस के लिए काम करना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसको डिसीजन लेना है। एक बहुत कॉमन डायलेमा है कि नया खुला एम्स लें या अपने स्टेट का एस्टैब्लिश्ड कोई गवर्नमेंट कॉलेज लें। यहाँ डिपेंड करेगा एम्स कौन सा मिल रहा है। नए बहुत सारे एम्स नए हैं, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि एम्स गोरखपुर और केजीएम में लगा हुआ है, तो केजीएम को प्रीफर करते हैं बिकॉज ऑफ एम्स गोरखपुर अभी ये नहीं है। ये हाँ एस्टैब्लिशमेंट उसका अभी है और अभी इतना डेवलपमेंट स्टेज में है वो। बिसाइड अगर हम बात करें जो एम्स जोधपुर और एसएमएस एक परफेक्ट एग्जांपल है। एम्स जोधपुर इतना अच्छा डेवलप हो चुका है, तो जहां एम्स जोधपुर पहले भर चुका होता है, एसएमएस बाद में पड़ता है, जबकि राजस्थान का सबसे बेस्ट कॉलेज पहले एसएमएस को माना जाता था। तो सर कोई पर्टिकुलर ईयर है कि इस पर्टिकुलर ईयर के पहले ही अगर एस्टैब्लिश्ड है तो आप जरूर एएमसी सोचें, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करेगा कॉलेज क्या है, कॉलेज के डिपेंड करेगा कॉलेज कौन सा है। नियर अबाउट लास्ट ईयर 10,000 के बाद भी एम्स मदुरई मिल गया था, तो वो लोकेशन के अकॉर्डिंग वो नहीं, बच्चा वहाँ जाना नहीं चाहता, तो आफ्टर 10,000 रैंक भी वो लिया गया था। तो डिपेंड करेगा कि एम्स पे पर्टिकुलर डिस्कशन, अगेन वही बात होगी, गाइडेंस किसी न किसी से लेके ही ये डिसीजन लेना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल लो स्कोर वाले स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, तो अगर वो मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा से एडमिशन लेते हैं तो उसमें क्या फ़र्क आता है? फी सबसे बड़ा डिफरेंस फीस है एक्चुअली। हाँ, एनआरआई की फी और भी ज़्यादा होती है। एनआरआई के लिए मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ, जरूर इट्स नॉट कि आप एनआरआई हो, आपको जो फंड कर रहा है वो अगर एनआरआई है, आपके ब्लड रिलेशन में है, आपका कोई रिलेटिव है जो आपको फंड दे रहा है, वो भी कुछ स्टेट में उनको भी एनआरआई कोटे में अलाउ करते हैं। अच्छा, तो एनआरआई को अगर आपका बजट अलाउ करता है तो एनआरआई कोटे से बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। अगेन डिफरेंस इज मनी। और तो क्या इसमें डिग्री में कोई फर्क आता है? नथिंग, कोई फर्क नहीं, डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं है। एमबीबीएस इक्विवेलेंट डिग्री है ऑल ओवर इंडिया में। इवन अगर आप प्राइवेट में हो, डीम्ड में हो, सेमी गवर्नमेंट में हो या गवर्नमेंट में हो, एमबीबीएस डिग्री इक्वली है। हाँ, डिफरेंस होता है कि भाई आप फीस का डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट का किस तरीके से पढ़ रहा है, गवर्नमेंट की पढ़ाई अलग है। वो एडमिशन के टाइम पे जब आप एमबीबीएस करके कंप्लीट एमबीबीएस करके निकल रहे हो, तो वहाँ मैटर करता है आपका एक्सपोजर, कि आप किस तरह की ओपीडी आपने फेस करी है। हाँ, किस तरह की ओपीडी में आपका जो पढ़ाई हुआ है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपने लिया, किस तरह की ओपीडी में लिया है, वो आपका डिफर करता है, वहाँ पे जाके डिफरेंस क्रिएट होता है। अब जब हम बात कर रहे हैं अपने एमसीसी के राउंड्स की, तो उसमें जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है उसमें कई बार मिरेकल हो जाता है, तो स्टूडेंट्स को किस लेवल तक जो है काउंसलिंग में बैठे रहना चाहिए? थर्ड राउंड में आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, ले लो, स्ट्रे पे नहीं जाना है। देखिए, डिसलाइक जोसा में हमें जो सीसेब राउंड होता है वहाँ 30,000 40,000 सीट्स वैकेंट मिलती है, लेकिन यहाँ नहीं मिलती है। लास्ट ईयर की बात करूँ तो अराउंड 20-30 के आसपास कुछ सीट्स एमबीबीएस की सीट्स मिली थी, इंक्लूडिंग अनरिजर्व्ड एंड रिजर्व्ड कैटेगरी। तो अगर आप मतलब बहुत कम सीट्स स्ट्रे राउंड में मिलती है। चॉइस लॉकिंग के टाइम पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए सबसे क्रिटिकल और फाइनल एडवाइस क्या होगा? दिस इज नॉट क्रिटिकल। ये क्रिटिकल कब हो जाता है? जब हम लास्ट मिनट तक सोते रह रहे हैं। अब आपको चॉइस फीलिंग वाई कि मुझे लास्ट डे तक करना है, आपके पास इतना टाइम है, एमसीसी इतना टाइम दे रही है, काउंसलिंग अभी आपका
मुझे नहीं पता 10th जुलाई से पहले रिजल्ट आना है नहीं। अगर आपने अपना स्कोर आपने देख देख लिया लिया, हाँ। आप एक प्लानिंग पहले से करके एक अच्छा इनको टाइम मिल गया है क्योंकि इनकी एक आंसर प्रोविजनल आंसर की समवॉट आ गई है। प्रोविजनल आंसर की आ गई है, उनकी ओमार स्कैंड ओमार हाँ, उनको दिखा दी जाएगी। हाँ, फाइनल स्कोर उनको पहले रिजल्ट आने से पहले उनका अपना फाइनल स्कोर एक हाथ मेरे ख्याल से ज्यादा 4 या 5 मार्क का ही वेरिएशन आता होगा। तो फिर पैनिक क्यों, क्रिटिकल क्यों, जब आपके पास होगा क्या, जस्ट आप ठीक है घूमने निकल गए, ठीक है अभी 6 दिन है, लास्ट डे कर लेंगे, ये जो थॉट है ये इसको क्रिटिकल बना देती है। आपने चॉइस फीलिंग करी, आप सेव करें, और मैं तो कहूँगा लॉक भी आपका फाइनल है ये, आप लॉक कर लें। अगर आपने लॉक सेव कर लिया है और बाई चांस लॉक नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिकली एमसीसी उसको लॉक करके सबमिट हो जाता है। लास्ट डे में जो वेट करते हैं स्टूडेंट, लास्ट डे कभी आपका कनेक्टिविटी नहीं है, साइट प्रॉपर नहीं चल रहा है, ये सारे इश्यूज आते हैं। तो मैं यही कहूँगा पहले से कर लो, जब आप पहले से प्लान्ड हो, एवरीथिंग आपके पास प्लान्ड है तो कर लें। और सबसे बड़ी बात है हमें सेकंड राउंड में वापस चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा, थर्ड राउंड में वापस चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। तो हम वाई कि हम ये लास्ट मिनट वाला पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, एक्चुअली पैनिक है नहीं, वो स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली में। पेरेंट्स को, स्टूडेंट को वेल बिफोर हम डिस्कशन करें, अपना टाइम पहले ही आपको जो 1-2 घंटे का टाइम उसके बारे में सोचना है, डेली से 1-2 घंटे आप सोच के डिस्कशन करके आप करें और फाइनली देन लॉकआउट कर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबकी क्वेरीज, क्वेश्चन या जितने भी डाउट्स होंगे आपके दिमाग में वो क्लियर हो गए हों, और अगर फिर भी अभी भी कुछ भी लग रहा है आपको तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। जिस तरह से हमने जोसा की काउंसलिंग करी है उसी तरह से हम नीट काउंसलिंग भी करने वाले हैं। पूरा एआई सपोर्टेड होगा, पूरा एक ड्रीम जोन बच्चों को दिया जाएगा, और आप टच में रहें, myexam.ai के टच में रहें, आपको पूरा एंड टू एंड सपोर्ट मिलेगा। डोंट पैनिक, जस्ट चिल करो, एक स्कोर देख लिया है, एक माइंड मेकअप करो, रिजल्ट आने के बाद हम उसका प्रोसेस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।